हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 यानी थर्ड पेपर जो आपका साइकोलॉजी का है उसकी क्लासेस चल रही हैं। हम फिलहाल हैं यूनिट 4 पर ब्लॉक 1 की। मैं आपको पहले बता दूं, वीडियो की शुरुआत करने से पहले ये चीज क्लियर कर दूं। इस समय हम ब्लॉक 1, टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं जिसमें से फर्स्ट ब्लॉक के फोर्थ यूनिट पर हैं और फोर्थ यूनिट को हम अप्रोक्स 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। ये जो फर्स्ट पार्ट है आप प्रीवियस वीडियो में देख कर आए होंगे, आई एम श्योर। सेकेंड वाला पार्ट आज हम करेंगे और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। आज के वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे द पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी से। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब कवर किया था और ये सब पोर्शन आप पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में ही मैंने एक्सप्लेन किया थी सारी चीज़ें आपको और फटाफट से यहाँ लाने की कोशिश कर रही हूँ एक्चुअली। ये देखिए, इतना हमने फर्स्ट में पढ़ा था। तो आज जो हम कवर करेंगे पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी का एक पार्ट है, उसे पढ़ेंगे। यहाँ पे अप्रोच पढ़ेंगे कि क्या डिबेटेबल सिचुएशंस होती हैं और ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हम कवर करेंगे 4.5.1 5.2। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो नोमोथेटिक अप्रोच और आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, बड़ी सिंपल है तो कुछ भी मुश्किल नहीं इसमें, लेकिन वो सब समझने के लिए थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। आइए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं। टॉपिक पे जहाँ थे स्क्रीन पे आ जाते हैं वहीं पर। और ये जो थर्ड पेपर है ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है ही खैर, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो जो लैंग्वेज रहती है ना क्वेश्चन पेपर की, वो थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है। कभी भी ये पेपर बहुत सिंपल नहीं पूछा जाता, हालांकि चीज़ें इसमें बहुत सिंपल होती हैं। एक बार आपने उसकी लैंग्वेज को पिक कर लिया तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एग्जाम तो डिफिकल्ट नहीं होता इसका, हाँ समझना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो जाता है। आते हैं पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी की तरफ। इस नाम से पहले क्या समझ में आ रहा है आपको? अब मैं पूछ तो नहीं सकती, आप क्लास में है नहीं, लेकिन हाँ अज्यूम जरूर कर सकती हूँ कि ये दो वर्ड को अगर मैं आपसे कहती कि आप लिंक करके सोच के देखिए तो क्या कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी? पर्सन और सिचुएशन। किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब हम होते हैं, मैं डिफिकल्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम उसमें ज़्यादा अच्छे से मेजरमेंट कर पाते हैं। जब कुछ सब कुछ अच्छा होता है हमारे अराउंड तो हम बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में हम कितना अच्छा बिहेव कर पाते हैं ये हमारा जजमेंट होता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी नजर आती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड यूज़ किया। तो पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी में अभी तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट हुए, क्या चीज़ें हुई, वो प्रॉपर थ्योरेटिकल जो चीज़ें हैं। लेकिन मीनिंग में इसका जो है वो आपको समझाना चाह रही हूँ। मीनिंग ये है कि पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी ये कहती है कि किसी भी केस में, कोई भी सिचुएशन है, कोई भी हमारे अराउंड बात हुई है, उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक तो हम खुद इन्वॉल्व होते हैं और दूसरा वो सिचुएशन इन्वॉल्व होती है। मीन्स उसका कॉज, जिसे हम कह सकते हैं सिचुएशन को कॉज कह सकते हैं। सिचुएशन तो एक पूरी हो ही जाती है जिसके अंदर हम एक पार्टिसिपेटिंग फैक्टर होते हैं और दूसरा जो होता है वो एक कॉज होता है। तो क्या ज्यादा मैटर करता है, ये कंट्रोवर्सी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे खुद के ट्रेट्स उसमें ज्यादा मैटर करते हैं या फिर सिचुएशन मैटर करती है। यहाँ पर आने से पहले एक एग्जाम्पल और आ रहा है माइंड में, इसको लेती चलती हूँ आपके साथ में। कि अक्सर हमने देखा है कि जो लोग बहुत ही शांत टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं वो अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशंस शांत ही दिखेंगे आपको, बहुत जल्दी वो ब्लास्ट नहीं होते। लेकिन कभी तो ऐसा हो भी सकता है ना कि वो सिचुएशन ही इतनी ज़्यादा प्रोवोकिंग हो कि वहाँ पर उनका गुस्सा निकल के बाहर आ जाए। तो क्या मैटर कर रहा है यहाँ पे? यानी कि पर्सन के खुद के ट्रेड्स मैटर कर रहे हैं या फिर वो सिचुएशन मैटर कर रही है? तो ये कंट्रोवर्सी है। जैसे नेचर वर्सेस नर्चर में हम देखते हैं कि कुछ विन नहीं होता, वैसे यहाँ भी हम देखते हैं कि किसी सिचुएशन में तो पर्सन का जो है वो वेट हम ज़्यादा देखेंगे और किसी केस में हम यहाँ पे देखेंगे सिचुएशन या कॉज का जो वेट है वो ज़्यादा देखेंगे। वेट मतलब वेट समझ जाइएगा, हम या किसी को वेट वैसे नहीं वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो द पर्सन सिचुएशन डिबेट वाज स्पार्क्ड ऑफ बाय अ प्रोमिनेंट बुक बाय मिशेल in 1968 in which the trait approach to personality was targeted। इसमें बात यही है समझने वाली पहले तो कि यहाँ पे ट्रेट अप्रोच को टारगेट किया गया था। सॉरी, व्हाई इज इट नॉट हैपनिंग? अच्छा सॉरी, हाँ। तो ट्रेट अप्रोच को टारगेट किया गया था। ट्रेट अप्रोच क्या कहती है? आपने अभी तक पढ़ी है, जाहिर सी बातें, यहाँ तक आप आ गए हैं तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा ही है। ट्रेट अप्रोच ये कहती है कि जो पर्सन के ट्रेट्स होते हैं ना उससे उसकी पर्सनैलिटी दिखती है। हमने किसी को कहा वो काइंड है, ऑनेस्ट है, गुड कम्युनिकेशन रखता है, जो भी किसी के अंदर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एडजेक्टिव्स की फॉर्म में जिन्हें हम डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि उस पर्सन के अंदर ये ट्रेट्स हैं, तो उस पर्सन को हम डिफाइन कर पाते हैं। उस चीज को इन्होंने टारगेट किया था। अकॉर्डिंग टू मिशेल, द ट्रेट्स व्हेन रेटेड डू नॉट प्रिडिक्ट द एक्चुअल बिहेवियर। जब हम इन ट्रेट्स को रेट करने की कोशिश करते हैं तो उनसे एक्चुअल बिहेवियर नहीं निकल के आता। अब इन्हीं के व्यू को और ज्यादा आर्ग्यू किया था कि ऑल्दो ट्रेट्स डू नॉट प्रिडिक्ट सिंगल बिहेवियर, दे आर गुड एट प्रिडिक्टिंग एग्रीगेट्स ऑफ सच बिहेवियर, एंड दिस इज ट्रू।
बात तो खैर ये भी सच है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन ये बात ज़्यादा अच्छे से निकल कर आती है अगर आप देखेंगे। जब हम कहते हैं कि कोई बहुत काइंड है, कोई बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, तो कोई थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होगा, कोई बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होगा, पर है तो दोनों ही। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं ना, वो हमारे बिहेवियर का एग्रीगेट दिखाते हैं। वो हमें बताते हैं कि वो इस टाइप का पर्सन है, इस उसके अंदर ये ट्रेट एग्जिस्ट करता है। अब कितना है, क्या है, वो नहीं बता पाते हम। तो ये चीज़ यहाँ पे ये कहते हैं। ब्रॉडी एंड एल्कलिकमैन डिवाइस द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल स्टडी। इन्होंने एक टेस्ट किया था, इसके अंदर उन्होंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए थे इस पर्सन सिचुएशन कंट्रोवर्सी को फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक ग्रुप लिया। उस ग्रुप के अंदर अप्रॉक्स 20 लोग भी लिए थे और उनके बिहेवियर को मेजर करने की कोशिश की डिफरेंट सिचुएशंस में। अप्रॉक्स सिचुएशन में 20 ली थी, जिसमें उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की गई कि वो डिफरेंट केसेस में कैसे बिहेव करते हैं। और हर पर्सन को सेवरल टाइम एक ही सिचुएशन में या डिफरेंट सिचुएशन में पार्टिसिपेट कराया गया। सॉरी, यानी कि एक पर्सन सिमिलर सिचुएशन में भी पार्टिसिपेट कर रहा था, डिफरेंट में भी कर रहा था, और उसी सिचुएशन में भी बार बार पार्टिसिपेट कर रहा था। जैसे इसको एक एग्जाम्पल में ऐड करेंगे, ये इसमें नहीं है वो एग्जाम्पल, आप समझिएगा। जैसे कई बार कोई हमें बहुत प्रोवोकिंग बात करता है तो हम खुद को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल टाइम्स ये होता है तो फिर हमारे अंदर का भी डेविल जाग जाता है, राइट। तो वही हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार तो उसका बिहेवियर ऐसा हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, दूसरी बार वो थोड़ा सा एक्साइटेड हो सकता है, तीसरी बार हो सकता है वो जानवरों की तरह बिहेव करना शुरू कर दे। तो हम क्या लेंगे, हम उसका एग्रीगेट लेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ वो पहली बार तो बिल्कुल शांत था, तीसरी बार वो बिल्कुल एनिमल बन गया था, तो हम कहाँ पर जाएं। तो इसीलिए उसका एग्रीगेट लेना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे इन्होंने जो ह्यूमन बींग्स को जिनके संग एक्सपेरिमेंट करना चाहा, उनके एग्रीगेट इंडेक्स ऑफ बिहेवियर को कैलकुलेट करने की कोशिश की। द सेट ऑफ सिचुएशन वॉज डिवाइडेड इंटू 2 आर्बिट्री ग्रुप्स ऑफ 10 ईच। 2 ग्रुप्स भी बनाए गए बाद में, क्योंकि उन दोनों ग्रुप्स को एक दूसरे से मेजर भी करना था। पहले तो पूरे जितने लोग थे उनके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली किए गए, उसके बाद 10-10 के 2 सेट्स बनाए गए। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बाद में उनके बीच में कोरिलेशन निकाला गया। Obtain 2 aggregated indices of conscientiousness for each individual by averaging the person's score for each of the 2 groups। अब जो 10-10 सिचुएशंस करी गई और 10 के जो ग्रुप बनाए गए, उसमें हर इंडिविजुअल का इसी तरीके से, जैसे पहले एक एक हो रहा था ना, तो उसको ग्रुप लेवल पे ले लिया गया। चीजें वही रही, प्रोसेस वही रहा, पर वो ग्रुप लेवल पर कन्वर्ट हो गया। उनके बीच में कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की गई किसी एक एस्पेक्ट पर, क्योंकि केसेस डिफरेंट डिफरेंट थे, तो हम किसी एक पर्टिकुलर जो है एस्पेक्ट पर चल रहे थे। ये हमने जानने की कोशिश की कि वो उस एक केस में सब लोगों का बिहेवियर किस तरीके से था। आज थोड़ा गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा ही है, तो जो क्लास है वो थोड़ा सा अच्छे एटमॉस्फेयर में नहीं हो रही है, लेकिन रुकेगी नहीं, डोंट वरी। तो 2 लोगों के बीच में कोरिलेशन निकाला गया, 2 केसेस के बीच में। उसके बाद हमने उसका एक ओवरऑल इंडेक्स निकालने की कोशिश की कि जो भी उनके ट्रेड्स या सिचुएशंस थी उनमें क्या रिलेशनशिप निकल कर आया। अब जो फाइंडिंग्स निकल कर आई, उन्होंने ये बताया कि पर्सन सिचुएशन डिबेट वाज एन एक्सटेंडेड डिसएग्रीमेंट ओरिजिनली बिटवीन सोशल साइकोलॉजिस्ट एंड पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि सिचुएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सिचुएशन की वजह से चीज़ें हो रही थी, या फिर पर्सन के ट्रेड्स की वजह से ऐसा बिहेवियर निकल कर आ रहा था। तो ये चीज़ नहीं निकल कर आ पाई, क्लैरिटी यहाँ पर नहीं मिल पाई। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स तो होते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स तो दिए ही जाते हैं। तो वो उस तरीके से क्या क्या दिए गए, ये सब यहाँ पे दिए गए, यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको एक बार क्विकली रिव्यू कर लेंगे कि मिशेल आर्ग्यूड दैट लिटरेचर review shows that personality trait only have a correlation of about 0.30 with how people behave in a given situation। यानी कि इसका जो कोरिलेशन निकल कर आया वो 0.30 था, उसकी वैल्यू काफ़ी कम थी, कि जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं वो कितना मैटर करते हैं। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा ज़्यादा भारी हो गई थी। द क्रॉस सिचुएशनल कंसिस्टेंसी ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो जस्ट 0.20 to 0.30। ये भी कोरिलेशन काफ़ी निकल के आया, कम निकल के आया। तो उन्होंने ये कंक्लूड किया कि सिचुएशंस रादर देन पर्सनालिटी ट्रेट्स आर बेटर प्रिडिक्टर ऑफ बिहेवियर्स। तो जो हमारी सिचुएशंस होती हैं वो ज़्यादा अच्छा प्रिडिक्ट करती हैं बिहेवियर को एज कंपेयर टू जो हम बात कर रहे थे उसकी, ठीक है। तो पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बीच में हायर कोरिलेशन निकल कर आया, बाकी की कंपैरिजन में। वैसे 0.40 तो एक एवरेज ही होता है, एवरेज के अराउंड होता है। Personality is a stronger predictor of behavior across all situations, but not a strong predictor of an individual's behavior at a specific time in a specific situation। पर्सनालिटी जो है वो हमारे बिहेवियर का एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर तो है, लेकिन हम ये कहें कि हमेशा है, नहीं। कई बार सिचुएशन भी ऐसी हो सकती है
जो इतनी ज़्यादा बड़ी होगी कि जिसकी वजह से चीज़ें हो रही हैं। अब सिचुएशन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे कॉज की बात हो रही है, जिस वजह से पर्सन वैसा बिहेव कर रहा है। यानी कि हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमेशा हमारी उस पर्सनैलिटी की वजह से नहीं होता, उसके पीछे वजह सिचुएशन भी हो सकती है कि हमने उस सिचुएशन की वजह से ऐसे बिहेव किया। पर्सनैलिटी ट्रेट्स आर द मोस्ट यूजफुल साइकोलॉजिकल टूल दैट प्रिडिक्ट बिहेवियर मोस्ट स्ट्रांगली। तो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि जो हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूजफुल साइकोलॉजिकल टूल हैं जिनसे हमारे बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। आ जाते हैं बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कंट्रोवर्सी की तरफ। ये क्या कहती है इसको समझेंगे। डिपार्टिंग फ्रॉम द ट्रेट अप्रोचेस व्यू दैट इंटरनल रिलेटिवली स्टेबल फोर्सेस ऑफ पर्सनैलिटी exert a consistent effort on behavior. Another view proposes that no consistent traits are reflected by an individual's response to any situation. Rather, traits vary according to the situation. जो भी ये पूरी बात है ना, इसमें सबसे एक सिंपल बात यही है जो पूरी बात को समराइज अभी कर देगी बहुत आसानी से। यानी कि कई बार हम कहते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं, कई बार क्या हम हमेशा ही ये कहते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रेट्स के बारे में आप यही सुनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ट्रेट्स तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करते हैं। इसका सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप देखिए एक बच्चे को देखिए, या एक बड़े का भी, अडल्ट का भी लेंगे एग्जाम्पल। एक बच्चे को देखिए, उसका जो बिहेवियर अपने दोस्तों के साथ में होता है वो टीचर्स के साथ में बदल जाता है, ओबीडियंस वाला कैरेक्टरिस्टिक वहाँ पे आ जाती है। उसी तरीके से एक पर्सन जो अपने फैमिली एनवायरनमेंट में किसी तरह से बिहेव करता है, जब वो ऑफिस स्पेस में होता है तो प्रोफेशनल वे में उसका बिहेवियर हो जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट चेंज होते हैं, नो डाउट। Harstone and May conducted a classic study on honesty in children. Children were exposed to situation where they could get a chance to behave dishonestly, and that too without getting detected. The results showed that the children were not consistent on either of the ends. ना तो वो honesty पर ही थे, ना वो dishonesty पर ही थे, but they behaved specific to the situation. तो वॉल्टर मिशेल ने ये प्रपोज किया, people can learn to make quite different responses to similar stimuli as per past reinforcements provided to them. So before deciding a person's response to any specific stimuli, the perceptual and cognitive process should be taken into account. बहुत अच्छी बात ये है, बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस अभी रीड ही कर रही थी आप लोगों के लिए। इस स्टडी से ये निकल कर आया, स्टडी तो समझ गया, बच्चों के साथ में एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ। ये हम कहते हैं ना कि किसी भी पर्सन को जज नहीं करना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। साइकोलॉजी में अगर आप एक काउंसलर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो ये एक ट्रेड तो आप अपने साथ लेकर चलेंगे, बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी बाकी लोगों की तरह से किसी को बहुत क्विकली जज कर देते हैं, यार उसने तो ऐसा कहा था इसलिए ऐसा हुआ, अरे ये तो ऐसा था वैसा हुआ, तो आप फिर उस साइड में ही नहीं है जहाँ से आपको लोगों की हेल्प करनी है, आप तो उस तरफ है जहाँ से आपको हेल्प चाहिए। तो इस डिफरेंस को हम इस लाइन से समझेंगे कि जब भी हम किसी पर्सन के बारे में कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि पर्सन का जो रिस्पॉन्स है वो किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलाई के टुवर्ड्स डिफर करेगा, क्योंकि उसका परसेप्चुअल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस को भी हमें समझना होगा। किसी सिचुएशन में सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि पर्सन उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड ना कर पाए या उसके लिए वो डिफिकल्ट हो सकती है। इजी सिचुएशन में पर्सन के वही ट्रेट्स दूसरे तरीके से नजर आने लग जाएंगे। तो ये बात यहाँ पर निकल कर आती है। आगे रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मिशेल, द सिग्निफिकेंस ऑफ सिचुएशनल वेरिएबल ऑन पर्सनैलिटी वेरिएबल्स should be determined while conducting research in personality. It is basically determined by the strength and weakness of the situation. अभी मैंने आपको यही लाइन तो बोली थी कि सिचुएशन इजी है या डिफिकल्ट है, इससे भी सब कुछ बदल जाएगा। आपको कोई काम बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं बहुत इजी टास्क है आपके लिए, तो आपका पूरा इंटरेस्ट होगा उसमें, आप बहुत अच्छे से उसमें अपना पार्टिसिपेशन करेंगे। और अगर सिचुएशन डिफिकल्ट है, आपका मन नहीं कर रहा है उसे करने का, तो आप विड्रॉ करने लगेंगे। जिस मोमेंट पर आप विड्रॉ करेंगे, क्या उस मोमेंट से आपकी पर्सनैलिटी का जजमेंट होना चाहिए, या फिर जिस मोमेंट में आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, आप ये चाहेंगे जहाँ पे आपने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया। लेकिन एक्चुअल चीज़ यहाँ पे क्या निकल के आ रही है कि वो सिचुएशन की खुद की एक स्ट्रेंथ है जिसके बेसिस पर आप उस वैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये भी मैटर करता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपके ट्रेड्स को यहाँ साइड कर रहे हैं और सब कुछ सिचुएशन को मान रहे हैं, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि उस सिचुएशन की अपनी स्ट्रेंथ क्या है। If everyone makes the same interpretation and draws uniform expectancies to a situation presented to them, then situational variables stand more important. अगर कोई भी किसी एक टास्क को आपका भी मन नहीं कर रहा है, किसी और का भी मन नहीं कर रहा है, दूसरा बच्चा भी नहीं करना चाह रहा है, तीसरा चौथा कोई नहीं करना चाह रहा है, तब हम जरूर कहेंगे कि हाँ यार, बात में इसी सिचुएशन में ही प्रॉब्लम है, राइट, वरना दोनों चीजें कंसीडर होंगी। ऑन द अदर हैंड, एम्बिग्यूटी इन सिचुएशन रिप्रेजेंट्स ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनैलिटी वेरिएबल इन बिहेवियर।
तो ये मैंने आपको समझाई दिया, ठीक है। बाद में उन्होंने और भी प्रपोज किया कि पीपल एग्जिबिट कंसिस्टेंट मोड्स ऑफ रिस्पॉन्डिंग implying that consistent appears in situations where people behave inadequately। इसे रीड कर लीजिएगा। मुझे मालूम है क्लास और अप्रॉक्स, क्योंकि मैं टाइम भी साथ में देख रही हूँ इस बोर्ड पे ही, तो अप्रॉक्स 15 मिनट्स की हो गई है। मेरा टारगेट था इस क्लास को 20 मिनट्स में कवर करेंगे, मगर मैंने 15 मिनट में एक ही टॉपिक कवर किया है। कभी कभी मैं इतना लॉस्ट हो जाती हूँ, टॉपिक के अंदर चली जाती हूँ, ऐसा लगता है कि मैं भी वहाँ कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व हूँ। कोई बात नहीं, हम इसे पढ़ेंगे फिलहाल। इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच टू सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट, क्या कहती है ये? अब इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच, या ये तो आप पढ़ ही रहे हैं, सिचुएशन वर्सेस पर्सन डिबेट तो आप समझ चुके हैं। अगर जनरली आपसे कोई भी पूछ ले ये क्या है, तो आप जानते हैं सिचुएशन और पर्सन, यानी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स और सिचुएशन के कॉजेज, इनके बीच की आपस में एक रेशियो कह सकते हैं कि रेशियो है। हमें समझना है कि कौन कितना ज़्यादा भारी है किस पर। लेकिन इसको कनेक्ट किया गया इंटरैक्शनिस्ट अप्रोच से, जिसमें ये कहा गया कि अगर एक ट्रेट और सिचुएशन का हम फॉर्मूला बनाएं, तो बिहेवियर क्या है? पर्सनैलिटी और सिचुएशन के अप्रेजल का एक प्रोडक्ट है। ओवरऑल हमारा बिहेवियर क्या है? जो हमने किसी सिचुएशन के टुवर्ड रिएक्शन दिया वो क्या है? हमारे ट्रेट्स हैं उसमें इन्वॉल्व, और उस सिचुएशन का भी अपना वेटेज है। क्योंकि ये वही हो गया ना, हेरिडिटी और जीन्स वाली बात, सॉरी एनवायरनमेंट वाली बात, कि दोनों ही मैटर करते हैं। तो यहाँ पे कौन कितना ज़्यादा है ये नहीं हमें पता, लेकिन दोनों ही मिलकर उस बिहेवियर को एग्जिबिट करवाते हैं, राइट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट दैट इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन पर्सनैलिटी, सिचुएशन, रिलेशनशिप। इंडिविजुअल डिफरेंस तो मैटर करते हैं, किसी का ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो ये कम होगी, किसी की ये कम होगी तो ये ज़्यादा होगी। High self-monitors try to adapt more to the situation and thus display less consistency across situation in their behavior। जो लोग अपने बिहेवियर को अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, वो सिचुएशन को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उनके लिए ये वैल्यू उसी हिसाब से वेरी करेंगी, राइट, कम ज़्यादा जैसा भी होगा। Thus one may state that some individuals show more consistent behavior and that traits do not influence behavior consistently and emerge only in some situation। तो कुछ इंडिविजुअल जो होते हैं वो ज़्यादा कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाते हैं, एंड दैट ट्रेट्स डू नॉट इन्फ्लुएंस बिहेवियर कंसिस्टेंटली, यानी कि उनके जो ट्रेट्स हैं उस बिहेवियर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते, सिचुएशन ज़्यादा मैटर कर जाती है। अनदर एस्पेक्ट इज दैट विद वट एवर पीपल डू इट एग्जिबिट्स देयर ट्रेट्स, यानी कि उनका जो ट्रेट है वो उसमें इन्वॉल्व रहता ही रहता है। तो सभी रिसर्चर्स ने अलग अलग तरीके से स्टडी करी, और एक और स्टडी जो निकल के आई, जो कि आपको सोशल साइकोलॉजी में पढ़ने को भी मिलेगी। स्टैनले मिलग्राम का ये एक्सपेरिमेंट है, जिन्होंने फेक इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ करके स्टडी क्रिएट की थी, और उसमें जानने की कोशिश की थी कि जब किसी भी पर्सन को, ये ओबीडियंस पर बेस्ड है, ओबीडियंस सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। एक चीज़ तो समझ लीजिए, 10,000% ये आपके एग्जाम में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, मगर मैं आपको समझाऊंगी ज़रूर, छोड़ के नहीं बढ़ रही हूँ, डोंट वरी। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपके लिए भी काम बढ़ाऊंगी कि आपको उसको रीड ज़रूर करना है, एक बार पढ़ेंगे तो सिंपल समझ में आ जाएगा। स्टैनले मिलग्राम ने एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेटर क्रिएट किया था, जिसमें 30 स्विचेस थे, और यहाँ पे उन्होंने कुछ मेल्स को पार्टिसिपेट करवाया था। 40 सब्जेक्ट थे जो टोटल, जिन्होंने मेल्स ने पार्टिसिपेट किया था। मेल को इसलिए रखा गया था क्योंकि फीमेल इस शॉक को बहुत आसानी से डील नहीं कर सकती थी। वैसे भी अगर इस तरीके की कोई बात करे तो फीमेल जल्दी डर जाती हैं किसी ऐसी सिचुएशन में, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक शॉक की बात है तो मेल उसको कहीं ना कहीं एक बार हिम्मत कर जाएंगे करने की। तो इसी वजह से शॉक जनरेटर वाला एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, जिसमें 15 वोल्ट से लेते हुए जो है वोल्टेज बढ़ाई गई थी, 450 वोल्ट्स तक रखी गई थी। इस एक्सपेरिमेंट को करने का मतलब क्या था और ये हमारे टॉपिक से कैसे एसोसिएटेड है, समझेंगे कि जब ओबीडियंस की बात आती है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही एक एग्जांपल यूज किया था, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई पर्टिकुलर काम करने को कहा जाए, वो टीचर को फॉलो करते हैं, उनका बिहेवियर अलग हो जाता है। तो ओबीडियंस की वजह से हम सिचुएशन के कहना चाहिए अधीन हो जाते हैं, एकदम ये हिंदी का वर्ड याद आ गया, उसके हवाले हो जाते हैं पूरी तरीके से। मतलब अगर सिचुएशन ऐसी है कि मैंने बॉस वाला एग्जांपल भी दिया था कि पर्सन का बिहेवियर अपने बॉस के सामने अलग होता है, फैमिली में अलग होता है, फ्रेंड्स में अलग होता है, तो क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन फिगर के आगे जब हम होते हैं तो वहाँ हमारे ट्रेट्स दब जाते हैं और सिचुएशन हम पे हावी हो जाती है। अब आप सभी लोग वर्किंग भी होंगे, आप में से कुछ स्टूडेंट्स भी रहे होंगे, मतलब स्टूडेंट्स तो सभी रहे होंगे, वर्किंग भी आप में से बहुत सारे लोग होंगे। तो सोच के देखिए सिचुएशन को कि जब हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे अथॉरिटी फिगर हमें बोल रही है कि ऐसा ही करना है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज को सोचते हुए हम उस काम को करते हैं, चाहे वो काम हमारी पर्सनैलिटी के ऑपोजिट ही क्यों ना हो। तो ऐसे में हम ये इस एक्सपेरिमेंट में भी यही सब कराने की कोशिश की गई कि देखा गया कि लोग किस तरीके से ओबीडियंस करते हैं, और जो यहाँ पे फाइनल उसका रिजल्ट आया, यहाँ पे जो सब्जेक्ट थे उनको कहा गया था कि आपको पर्सन को धीरे धीरे शॉक देना है।
तो लास्ट में मैं थोड़ा सा आगे इसलिए बढ़ रही हूँ क्योंकि एक तो जो हमारा है we now believe that it has to do with our almost innate behavior that we should do as told, especially from authority person. ये सोशल साइकोलॉजी का एक्सपेरिमेंट है कि स्टेनले मिलग्राम ने एक्सपर्ट थॉट दैट अबाउट 1 to 3% ऑफ द सब्जेक्ट वुड नॉट स्टॉप गिविंग शॉक्स. दे थॉट दैट यू वुड हैव टू बी पैथोलॉजिकल और अ साइकोपैथ टू डू सो. यहाँ पे जो 20-40 में से 25 सब्जेक्ट्स थे उन्होंने लगातार वो शॉक देते रहे और 375 वोल्ट तक पहुंच गए. अब रीड करेंगे, सिंपल है, समझ जाएंगे. और उन लोगों ने शॉक देना बंद नहीं किया, यानी 65% ऐसे लोग थे जिन्होंने शॉक देना बंद नहीं किया. और वो ऐसा क्यों कर रहे थे? बिकॉज दे वर टोल्ड टू डू सो. उनसे ऐसा कहा गया था करने के लिए, जिसकी वजह से जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें ये बताता है कि कोई भी पर्सन सिचुएशन के हवाले जब हो जाता है तो वो अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को भी साइड में रख देता है, चाहे उसकी इंटेंशन उस काम को करने की हो या ना हो, वो करता है. राइट. तो यहाँ से पर्सन सिचुएशन जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से क्लियर होता है. अब हम इसको समझेंगे. रिगार्डिंग ट्रेड साइकोलॉजिस्ट लर्न दैट दे डू नॉट हैव क्रॉस कल्चरल कंसिस्टेंसी फॉर इंडिविजुअल बिहेवियर. आई थिंक मैं ये शायद कुछ मिस कर रही हूँ. नहीं, ये इसी का पार्ट है. ओके. बट ओवर टाइम दे क्रिएट कंसिस्टेंसी फॉर वाइड बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूशंस. यानी जो ह्यूमन के बिहेवियर को लेकर बात चल रही थी बार बार, बाद में ये भी जानने की कोशिश की गई कि वो कल्चर पर भी चीज़ें वेरी करेंगी. ये क्रॉस कल्चर का जो कॉन्सेप्ट बार बार आप सुन रहे हैं ना, वो हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अक्रॉस कल्चर्स भी जो है पर्सन का बिहेवियर वेरी कर जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फॉर्मुलेशंस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी कैन बी फ्रेम्ड which states that personality is one's pattern of behavioral stability and change due to the unique combination. पढ़ने से अच्छा है, हाईलाइट कर देती हूँ. हाँ, क्या है ये कि personality is one's pattern of behavioral stability and change due to the unique combination of having certain traits and being in certain situation. यानी दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं. पर्सन की पर्सनैलिटी में उसके अपने ट्रेट्स और उसकी सिचुएशन दोनों से ही मिलकर वो बनता है. Therefore, the current requirement in the area of personality is to understand which of the person and situation forces account for pattern of stability and change in behavior. यानी किसकी वजह से बिहेवियर स्टेबल हो जाता है, किसकी वजह से बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, इसको स्टडी करने की हमें ज़रूरत है. ओके. तो ये एक चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे आर्गुमेंट्स इसमें से निकल कर आए और समझ में आया कि पर्सनैलिटी को दोनों तरीके से व्यू किया जाएगा. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नोमोथेटिक अप्रोच वर्सेस आइडियोग्राफिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी. ये पूछा जाता है, मैक्सिमम ये सेक्शन बी में पूछा जाता है. तो नोमोथेटिक अप्रोच आर बेस्ड ऑन द टेंडेंसी टू सी वंस पर्सनैलिटी एज कॉन्स्टेंट, हेरिडिटरी एंड रेजिस्टेंट टू चेंज, वेयर इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरमेंट इज मिनिमल. तो नोमोथेटिक अप्रोच में आपको ये समझना है कि हेरिडिटरी फैक्टर को इम्पोर्टेंस देती है. ये कहती है कि जो हमारे ट्रेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, पर्सनैलिटी स्टेबल होती है, उसको जल्दी बदल पाना मुश्किल है, ऐसा ही अप्रोच कहती है. यहाँ पे एनवायरमेंट का रोल काफ़ी मिनिमम है. दिस वे नोमोथेटिक अप्रोचेज स्टेट्स दैट द वे इन विच अ पर्सन विल एक्ट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस कैन बी कैलकुलेटेड एंड एंटिसिपेटेड. यानी कि जब किसी भी तरीके से जो पर्सन बिहेव कर रहा है उसके ट्रेड्स के बेसिस पे उसका जजमेंट किया जा सकता है आसानी से, क्योंकि ये तो ट्रेड्स पर डिपेंडेंट हो गई है. गॉर्डन ऑलपोर्ट आइडेंटिफाइड दिस अप्रोच टू पर्सनैलिटी टेस्टिंग. क्यों किया? क्योंकि जब ये अप्रोच ही ट्रेड्स पर फोकस कर रही है, पर्सनैलिटी पर स्टिक हो रही है, मतलब उसमें ज़्यादा मोशन और मूवमेंट नहीं बता रही है, तो जाहिर सी बात है गॉर्डन ऑलपोर्ट ने भी इस अप्रोच को यूज़ किया. द नोमोथेटिक अप्रोच रिलाइज ऑन क्वान्टिटेटिव रिसर्च मैथड. इसमें सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल बिहेवियर को स्टैब्लिश करती है कि यानी अगर कोई काइंड है, बार बार काइंडनेस ही आ जा रहा है तो कुछ और ले लेते हैं, कि अगर कोई भी पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्री होता है तो उसका ये पर्टिकुलर बिहेवियर होता है, तो वो एक तरीके का क्राइटेरिया सेट करती है. He understood that scientific progress for trait psychology was rooted in a nomothetic approach. तो इस तरीके से nomothetically derived traits were employed by Allport to describe people. जब इस अप्रोच को उन्होंने यूज़ किया तो जिस भी तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने निकाली उसके बेसिस पे लोगों को डिस्क्राइब किया. और ही एम्प्लॉय ट्रेट सच एज द प्राइमरी बेसिस दैट कैन बी यूज टू डिस्क्राइब पीपल. ये कहते भी थे कि कोई भी पर्सन जो है वो अपने ट्रेट्स की वजह से आप उसको समझ सकते हैं कि वो किस तरीके का पर्सन होगा. राइट. दूसरी ट्रेट है हमारी आइडियोग्राफिक अप्रोच. आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है इसकी एकदम से अलग हो जाती है. Allport also promoted another approach named as idiographic approach to the study of personality.
Here every individual is regarded as a combined system that can be independently analyzed scientifically. किसी भी पर्सन को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं साइंटिफिकली. इट मीन्स दैट ईच इंडिविजुअल इज एग्जामिन डीपली एंड नो जनरल लॉज आर कंसिडर इंपॉर्टेंट. हम उस जैसे भी मैंने आपसे कहा था, यहाँ पे रूल्स जैसे बन जाते हैं, क्राइटेरिया सेट हो जाता है, वो नहीं है. यहाँ पे हम उसके ऊपर भी जा सकते हैं, इलेबोरेशन कर सकते हैं, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. आइडियोग्राफिक अप्रोच में क्या होता है, ही बिलीव दैट अ पर्सन स्टेट कैन बी पुट इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर परवेसिवनेस इन एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी. किसी भी पर्सन की जो पर्सनैलिटी है उसमें उसके सब कंपोनेंट्स भी निकाले जा सकते हैं और उससे देखा जा सकता है कि पर्सन किस डायमेंशन में जा रहा है. The most pervasive traits were referred to as cardinal dispositions by Allport. If present, cardinal traits dominate the behavior of an individual, aggressiveness, calmness, etc. यानी कि जब हमने देखा कि कोई भी एक क्राइटेरिया हमने ले लिया, जैसे पर्सन जो है वो सोशल सर्विस में बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो सोशल सर्विस में उसका किस टाइप का, जो किस कैटेगरी में वो हायर है, वो जिसमें हायर है यानी बहुत ज़्यादा वो उसकी पर्सनैलिटी को डोमिनेट करता है, वो सब टाइप, समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो वो सब टाइप ही उसका कार्डिनल ट्रेट बन जाएगा. उसी के बेसिस पर हम उसको बोल सकते हैं. फिर उन्होंने कहा कि उसके अंदर सेंट्रल डिस्पोजिशंस भी हो सकते हैं, यानी कि वो एडजेक्टिव जिसकी हेल्प से हम उस पर्सन को डिफाइन कर सकें. ये बेसिकली ऑलपोर्ट की थ्योरी को ही हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. द ट्रेट्स टॉक्ड अबाउट व्हाइल राइटिंग अ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. मोर सिचुएशनल स्पेसिफिक ट्रेट्स आर टर्म्ड एज सेकेंडरी डिस्पोजिशन. आपने 3 टाइप के ट्रेट्स पढ़े हैं ऑलपोर्ट की थ्योरी में. यहाँ पे कार्डिनल्स, सेंट्रल एंड सेकेंडरी, तो उन तीनों का ही कॉम्बिनेशन जो है वो आइडियोग्राफिक अप्रोच से निकला है. Allport argued that each person possesses a unique pattern of cardinal, central and secondary traits, and understand a person the unique pattern examination is required. तो ये जो नोमोथेटिक अप्रोच है वो जब जब उसके बेसिस पे पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड किया जाता है तो एक लिमिटेशन, एक बाउंड्री में पर्सन रहता है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता. मतलब जैसा हमने बताया है वैसा वो है. लेकिन जब हम यहाँ पे दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच की, तो पर्सन के अंदर वेराइटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जिसके बेसिस पर हम उसको बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट, जिसमें ऑलपोर्ट की थ्योरी पूरी कवर हो जाती है. तो ये था हमारा आज का क्लास. मेरे ख्याल से इतना ही होना चाहिए. जो मैं कैलकुलेशंस करके चली थी उसमें मेरे 5-6 मिनट्स क्लास में बढ़े हैं, लेकिन ठीक है, आपको अच्छे से समझा दिया. ये मैं सेटिस्फाइड हूँ, तो आप होंगे, आप भी हो जाएंगे मुझे लगता है. हाँ, जो मैंने आपको बोला है कि वो जो बीच में आपका एक मिलग्राम एक्सपेरिमेंट था, उसे बस जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा. ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि मैं 1 लाइन अगर उसकी कवर करती तो हमारा टाइम बढ़ता, और उसको रीड ही करना है अल्टीमेटली, और कुछ नहीं करना है. समझा मैंने दिया है. इस टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, जो कि हमारे यूनिट 4 का 3rd पार्ट होगा, और यूनिट 4 के साथ में हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाएगा. तो जो आपका MPC 003 का पेपर है वो अच्छा चल रहा है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए. कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो ड्रॉप ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में. एंड आई होप अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, देन थैंक यू सो वेरी मच, एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय.